जी डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था। अच्छा जी, पहला टॉपिक है, साथ साथ लिखेंगे आप, बैठना नहीं। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, जो आपकी डिसीजन मेकिंग की बेसिक्स भी है। इसके बगैर हम डिसीजन मेकिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। जी अच्छा, इस टॉपिक का सबसे पहले हमें पर्पस पता हो कि हमारा ये टॉपिक का पर्पस क्या है। डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है बेटा, उसका पर्पस क्या है। एक्चुअली आपको जो डाटा दिया होता है डिसीजन मेकिंग में, वो मिक्स्ड डाटा दिया होता है। मिक्स्ड यानी वो डाटा भी दिया होता है जो आपके डिसीजन से रेलेवेंट है, और वो डाटा भी दिया होता है जो आपके डिसीजन से रेलेवेंट नहीं है। तो आपकी कॉपी के दो पेजेस यूज होंगे, एक साइड ये, दूसरी ये पेज वो होगा, दूसरा पेज ये होगा, ठीक है। तो दो पेजेस यूज होंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक है रेलेवेंट कॉस्टिंग, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये आपको सिखाता है कि मिक्स डाटे में से आपने कैसे सेपरेट करना है। ये आपको सेपरेशन या फिल्ट्रेशन सिखाता है। क्या सिखाता है? सेपरेशन सिखाता है। सेपरेशन किन की? रेलेवेंट आइटम्स की, यानी वो तमाम फिगर्स, या रेलेवेंट फिगर्स कर लें, चलें, रेलेवेंट फिगर्स। डेटे में से रेलेवेंट फिगर्स और इररेलेवेंट फिगर्स को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। सेपरेट कर सकते हैं। तो रेलेवेंट फिगर्स और इररेलेवेंट फिगर्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। मेरे बैग में मेडिसिन होगी, वो ला दे, साथ टिश्यू भी ला दे मुझे जी। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है बेटा, उसका पर्पस है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ रेलेवेंट और इररेलेवेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेलेवेंट फिगर्स में इनकम का मसला नहीं है, ज्यादा मसला है रेलेवेंट एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, या रेलेवेंट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये पता हो कि रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। फिर आपको ये पता हो कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेलेवेंट आइटम मिल जाए या रेलेवेंट कॉस्ट मिल जाए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के बाद आपको रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स पता हो। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं? तीन बातें हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कि रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंस क्या होता है। याद रखें, ये जो रेलेवेंट कॉस्टिंग या रेलेवेंट की टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है ही डिसीजन मेकिंग में। आम अकाउंटिंग में रेलेवेंट इररेलेवेंट की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। और आम अकाउंटिंग में ऑल इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड।
लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है उसमें रेलेवेंट इनकम एंड रेलेवेंट एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड। तो रेलेवेंट एक्सपेंस क्या होते हैं? तो बेटा कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसमें तीन खूबियां पाई जाए, एनी कॉस्ट विच हैज थ्री फीचर्स, तीन खूबियां पाई जाए, हर वो कॉस्ट, हर वो एक्सपेंस जिसमें तीन खूबियां पाई जाए और तीनों मस्ट है, एक भी खूबी मिस होगी तो वो इररेलेवेंट की डेफिनेशन चली जाएगी। तो जैसे फ्लो चार्ट यहां बना है ना, ऐसे ही फ्लो चार्ट इधर भी होना है, वो आपने खुद बनाना है। मतलब मैंने तीन हेडिंग यहाँ पे दी हैं, डेफिनेशन, ट्रीटमेंट और टाइप्स। वही तीन हेडिंग इधर आपने खुद देनी है इररेलेवेंट फिगर्स के नीचे। उनकी क्या डेफिनेशन होती है, इररेलेवेंट की क्या टाइप्स है, हाँ जी, और इररेलेवेंट मतलब ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये रेलेवेंट के अंडर तीन हेड्स बनाए हैं, वैसे ही इररेलेवेंट के हेड में आप मतलब की हेडिंग के नीचे आपने तीन सब हेड्स बनाने हैं। अच्छा जी, तो रेलेवेंट फिगर्स, रेलेवेंट एक्सपेंस मेन बात कर रहा हूं। तो रेलेवेंट एक्सपेंस की या रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? हर वो कॉस्ट जिसमें तीन खूबियां पाई जाए। सबसे पहली खूबी, वो एक्सपेंस आपको फ्यूचर में पे करना हो। फ्यूचर में जब कोई डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, पहली खूबी वो क्या पे करना हो, फ्यूचर में। दूसरा, वो कैश में पे होने वाला एक्सपेंस हो, नॉन कैश एक्सपेंस ना हो। सबसे पहली खूबी, फ्यूचर में हो पे, कैश में हो। अजान हो जाए बात करते हैं, ड्यू टू डिसीजन हो। दूसरी साइड आप खुद लिख लें। जी बेटा, रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? हर वो कॉस्ट जिसमें तीन खूबियां पाई जाए, एक भी खूबी मिस होगी ना तो आप उस कॉस्ट को रेलेवेंट से निकाल कर क्या बना देंगे, इररेलेवेंट। एक भी खूबी, कोई एक, मसलन वो कॉस्ट फ्यूचर में पे करनी हो जब आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैश में पे करनी हो, और अगर आप प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे या डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें तो पे करनी पड़े। अगर आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट ना करें तो वो कॉस्ट आपको पे ना करनी पड़े। यानी उसका ताल्लुक डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने के साथ हो। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो या ना हो तब भी पे करनी पड़े तो वो रेलेवेंट नहीं है। आप ये बात जहन में रखें कि इनकम और एक्सपेंसेस में ज्यादा, खास तौर पर एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ ज्यादा,
तो एक्सपेंसेस में ज्यादा इररेलेवेंट है, रेलेवेंट चूजी हो जाएंगे आप। मतलब अगर मैं आपको 50 से 100 एक्सपेंस दे दूं तो उनमें ज्यादा इररेलेवेंट होंगे, रेलेवेंट एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए सब कुछ मिक्सअप नहीं करते, सिर्फ रेलेवेंट डाटा पिक करके उसको अपनी डिसीजन मेकिंग की कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। ये लिखा हुआ मैंने ट्रीटमेंट कि रेलेवेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या करना है, उनको हमने अपनी डिसीजन मेकिंग की जो कैलकुलेशंस हैं या कॉम्प्यूटेशंस हैं उसमें उसको कंसीडर करना है। इररेलेवेंट डाटे को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना, उसको छोड़ देना है अपने। तो रेलेवेंट फिगर्स क्या होंगी, तमाम वो कॉस्ट जो फ्यूचर की हो, जो कैश में पे करनी पड़े और डिसीजन की वजह से हो। इसका मतलब है अगर कोई कॉस्ट फ्यूचर की ना हो बल्कि पास्ट में पे कर दी हो, इररेलेवेंट। अगर कोई कॉस्ट कैश में पे ना करने वाली हो तो वो भी इररेलेवेंट। अगर कोई कॉस्ट डिसीजन के इम्प्लीमेंट हुए बावजूद भी पे करनी पड़े तो वो भी इररेलेवेंट। तो तीनों खूबियां एट अ टाइम सेटिस्फाई होना और नहीं है इनके दरमियान, इन तीनों के दरमियान एंड है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर की हो, कैश में हो और क्या हो, डिसीजन की वजह से हो बेटा, वो आपका रेलेवेंट एक्सपेंस या रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। ट्रीटमेंट उसका क्या है, हर रेलेवेंट कॉस्ट को आप अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए एक टेबल बनाएंगे। आप उस टेबल में कैलकुलेशन में तमाम रेलेवेंट नेचर की, अगर 15 आइटम है ना, 15, तो 15 की 15 रेलेवेंट आइटम लिखेंगे और इररेलेवेंट आइटम को अपने टेबल में से इग्नोर कर जाएंगे। टेबल में लिखेंगे नहीं, जो कैलकुलेशन का टेबल होगा ना उसमें काउंट ही नहीं करेंगे। इररेलेवेंट के बगैर डिसीजन लेना है और रेलेवेंट को छोड़ दिया तो नंबर कटेंगे। समझ आ रही है बात? तो मैंने पहले हाथ ही ये बताया है कि एक्चुअली इस टॉपिक का मकसद है मिक्स डेटे में से रेलेवेंट और इररेलेवेंट को सेपरेट करना, रेलेवेंट डेटे को अपनी कैलकुलेशन में काउंट करना है, इररेलेवेंट डेटे को अपनी कैलकुलेशन में काउंट नहीं करना। तो अगर मैं इस साइड पर आऊं और मैं इररेलेवेंट फिगर्स की डेफिनेशन बताऊं तो बेटा कोई भी ऐसी फिगर जिसमें कोई भी एक खूबी मिस हो जाए, रेलेवेंट की कोई भी एक खूबी मिस हो जाए तो वो फिर इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट की क्या डेफिनेशन होगी, एनी कॉस्ट विद एनी वन मिसिंग फीचर। कोई एक फीचर भी रेलेवेंट वाली मिस हो जाए ना, कोई एक फीचर भी रेलेवेंट वाली मिस हो जाए तो ऐसी कोई भी कॉस्ट क्या बन जाती है, हाँ जी क्या बन जाती है, इररेलेवेंट। उसके बाद इररेलेवेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, इररेलेवेंट कॉस्ट जितनी भी क्वेश्चन में आएंगी या इररेलेवेंट डाटा क्वेश्चन में आएगा, इररेलेवेंट इनकम एक्सपेंस आएंगे, तो आपने इनका सॉल्यूशन के एंड पे एक्सप्लेनेटरी नोट देना होता है। ये नहीं है कि छोड़ के बस नंबर मिल जाएंगे, आपने उसका नोट देना होता है कि ये रेलेवेंट क्यों नहीं है, एक्सप्लेनेटरी नोट देना होता है। ठीक है, यानी रेलेवेंट को कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे, इररेलेवेंट का क्या देंगे। अब बाज बचे टेबल के अंदर ही दे देते हैं सामने डैश डाल के कि ये फिगर आनी तो नहीं, लेकिन इसका नोट एक लाइन का ये एक लफ्ज लिख देते हैं कि ये इररेलेवेंट क्यों है। तो रेलेवेंट का ट्रीटमेंट करना है कैलकुलेशन में काउंट करके, और इररेलेवेंट का क्या प्रोवाइड करना है, नोट के ये इररेलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसके चार टाइप्स हैं। इसी तरह इररेलेवेंट कॉस्ट की भी चार टाइप्स हैं। तो अब हमने टाइप्स पे बात करनी है। रेलेवेंट कॉस्ट की भी चार टाइप्स हैं और इररेलेवेंट कॉस्ट की भी चार टाइप्स हैं। ठीक है, जी जनाब, रेलेवेंट कॉस्ट की भी चार टाइप्स हैं और
इररेलेवेंट कॉस्ट की भी 4 टाइप्स हैं, तो वो लिख लें जी, चारों टाइप्स। ये आपको पेपर में थ्योरी में भी आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा नंबरों की नहीं आएंगी। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट आइटम में सबसे पहली जो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सबसे पहले है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। उसके बाद है एवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंस से निकला है, DIFFER, डिफरेंशियल कॉस्ट। और आखिर में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी ऑल इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑल अवॉइडेबल कॉस्ट, ऑल डिफरेंशियल कॉस्ट और ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी रेलेवेंट। यानी ये चारों रेलेवेंट आइटम्स होंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, हाँ जी, डिफरेंशियल कॉस्ट, और चौथी कौन सी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट बेटा जो आप पे कर रहे हैं, प्रेजेंटली आप पे कर रहे हैं और फ्यूचर में भी आपने पे करनी है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप प्रेजेंटली पे कर रहे हैं और फ्यूचर में भी पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 लाख रुपीस का रेंट पर मंथ पे कर रहे हैं, फ्यूचर में भी देना है हमने। अगर आपके उस एक्सपेंस में जो आप प्रेजेंटली पे करते हैं और फ्यूचर में भी देना है आपने, डिसीजन की वजह से उसमें इंक्रीज आ जाए, तो जितना भी इंक्रीज्ड पोर्शन होगा दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और वो इंक्रीज खुद ब खुद नहीं आया, वो इंक्रीज इसलिए आ रहा है कि आप कोई ना कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, एनी कॉस्ट या एनी एडिशनल एक्सपेंस टू बी पेड इन कैश। टू बी का मतलब होता है फ्यूचर में पे करना है। एनी एडिशनल एक्सपेंस टू बी पेड इन कैश ड्यू टू डिसीजन। डिसीजन की वजह से, डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने की वजह से अगर कंपनी को कोई भी एक्सपेंस फ्यूचर में इजाफी अमाउंट पे करनी पड़ जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो जितना एक्स्ट्रा पोर्शन होगा जी, जितना एक्स्ट्रा पोर्शन होगा ना बेटा, वो आपका रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंस होगा। तो उसको आपने रेलेवेंट एक्सपेंस काउंट करना है। कितने पोर्शन को रेलेवेंट एक्सपेंस काउंट करना है, जितना एक्स्ट्रा पोर्शन, एडिशनल पोर्शन को। 2 लाख हम देते हैं हर महीने, लेकिन डिसीजन के बाद हम 2,25,000 रुपये हर महीने देंगे, तो रेलेवेंट पोर्शन 2 लाख नहीं होगा, 25,000 वाला रेलेवेंट होगा। वो आप अपनी कैलकुलेशन में काउंट करेंगे। जो पहले वाला 2 लाख है, वो चाहे डिसीजन इंप्लीमेंट हो या वो जाना ही जाना है, वो उसको नहीं लेंगे अपनी कैलकुलेशन में। समझ आ रही है? तो एक्चुअली जब मैं ये सारा टॉपिक बताऊंगा आज का, तो आखिरी क्रक्स बच्चे ये निकालते हैं कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि चेंजेस आर द रेलेवेंट आइटम्स। चेंजेस हमारे डिसीजन से पहले और डिसीजन के बाद जो भी चेंजेस आ रही होंगी, दैट चेंजेस आर रेलेवेंट आइटम। ये इसका क्रक्स है। आज के लेक्चर का जो निचोड़ है वो यही है कि ओनली चेंजेस आर रेलेवेंट, अनचेंज्ड आइटम आर नॉट रेलेवेंट। अच्छा, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट समझ आ गई है। डिसीजन की वजह से, डिसीजन की वजह से आपकी कॉस्ट में जितना इंक्रीज आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने एक स्टोर रूम किराए पे लिया हुआ है जिसका मंथली रेंट 2 लाख रुपए है। डिसीजन से पहले आपको 2 लाख रुपए देना पड़ता है। तो जब आप डिसीजन इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको 2,25 देना पड़ता है। तो इसका मतलब है इंक्रीमेंटल अमाउंट कितनी है, 25,000। वो डिसीजन की वजह से आपको देना पड़ रहा है, दैट इज रेलिवेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ जिस लैंडलॉर्ड से आपने किराए पे ली हुई है जगह या स्टोर, वो कहता है जनाब अगले साल से रेंट 10% ज्यादा होगा,
महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको 2 लाख की बजाय 2,20,000 रुपया रेंट अगले साल देना पड़ेगा। और डिसीजन हो या ना हो, आपको वो जो लैंडलॉर्ड ने कह दिया ना 10% रेंट ज्यादा देना है, तो आपको 2,20,000 देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब वही 25,000 ऊपर ऐड हो जाए डिसीजन की वजह से, तो आपको टोटल रेंटल 35,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले 2 लाख था रेंटल, अब आपको 235 देना पड़ रहा है मिसाल के तौर पर। पहले कितना था, अब 2,35,000 देना पड़ रहा है, या 235, सॉरी 2 लाख 10% इंक्रीज कर ले इन्फ्लेशन से 20, हाँ 245, आपको 245,000 का पर मंथ रेंट देना पड़ रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट रेंट था। ये जो 20,000 का इंक्रीज आया है ये ड्यू टू इन्फ्लेशन या ड्यू टू डिमांड ऑफ द लैंडलॉर्ड है, वो देना ही देना है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, डिसीजन की वजह से कितना इंक्रीज आया है, ये 25 इंक्रीमेंटल है, ये रेलेवेंट है। ये 20 का जो इंक्रीज है ये भी रेलेवेंट नहीं है। ये क्यों रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे डिसीजन की वजह से उसने कहा जी अगले साल 10% ज्यादा होना है, तो इसका मतलब है चाहे आप डिसीजन इंप्लीमेंट करें या ना करें, अगले साल आपको फ्यूचर में जो रेंट देना है वो 20,000 एक्स्ट्रा देना ही देना है। ये 20,000 आपका रेलेवेंट नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? तो हर एक्सपेंस जो बढ़ने वाला है वो रेलेवेंट नहीं है, हर वो एक्सपेंस रेलेवेंट होगा बढ़ने वाला जो ड्यू टू डिसीजन होगा, क्योंकि ये ड्यू टू डिसीजन वाली खूबी मैंने बता दी हुई है। फ्यूचर में देना पड़े, कैश में देना पड़े और ड्यू टू डिसीजन हो, तो एवरी एडिशनल एक्सपेंस ड्यू टू डिसीजन विल बी योर रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंस। इसके बाद आ जाते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है, बाज दफा डिसीजन की वजह से एक्सपेंस बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाता है, यानी एक्सपेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो एनी रिडक्शन और सेविंग इन ड्यू टू डिसीजन, फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस आपका होना है लेकिन डिसीजन की वजह से वो फ्यूचर एक्सपेंस आपका या तो कम हो जाता है या टोटली सेव हो जाता है, या कम हो जाता है या टोटली क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। समझ आ रही है? कम हो जाता है या टोटली एंटायरली सेव, या एलिमिनेट भी कहते हैं उसको, एंटायरली एलिमिनेट हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम पर मंथ रेंट देते हैं 2 लाख रुपए। कितना रेंट देते हैं? हम एक डिसीजन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में अपना ही वेयर हाउस बना लेंगे, और हमें सिर्फ छोटा सा एक वेयर हाउस चाहिए होगा जिसका किराया हमें सिर्फ 30,000 रुपये अब देना पड़ेगा। पहले कितना दे रहे हैं? 2 लाख। डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने के बाद किराया कम होके सिर्फ 30,000 रह जाएगा। तो बच्चे सोचते हैं हमेशा डिसीजन से खर्चे बढ़ेंगे ही, ओ भाई कुछ बढ़ेंगे और कुछ कम भी हो सकते हैं, अदर वे राउंड भी हो सकता है। जितने बढ़ गए वो इंक्रीमेंटल है, और जितने कम हो गए वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। और अवॉइडेबल कॉस्ट जो होती है वो खर्चा नहीं होता बल्कि वो फायदा रिकॉर्ड होगा, उसको हम रेलेवेंट एक्सपेंस नहीं कहेंगे। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपका कम हो जाए उसको हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको रेलेवेंट इनकम के तौर पर या सेविंग के तौर पर, इनकम होती है रेलेवेंट इनकम ट्रीट करेंगे। ये ना हो कि आप इसको रेलेवेंट एक्सपेंस कह दें। एक्सपेंस में इजाफा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में कमी या एक्सपेंस में सेविंग इज द बेनिफिट बेटा, तो उसको रेलेवेंट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे आप अपनी कैलकुलेशन में, छोड़ना नहीं। समझ आ रही है? अगर लैंडलॉर्ड खुद ही किराया वैसे ही कम कर दे पुराने ताल्लुक की बेस पे, वो नहीं मैं कह रहा,
ओल्ड रिलेशनशिप की बेस पे कोई यारी दोस्ती निकल आई, पुराना ताल्लुक निकल आया, फिर उसने रेंट कम कर दिया, दैट इज नॉट रेलेवेंट इनकम या अवॉइडेबल कॉस्ट। डिसीजन की वजह से अगर आपका कम हो जाए तो बेटा वो आपका अवॉइडेबल कॉस्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया जी? कोई सवाल है जी? पूछे। 30,000 बाद में रह गया तो 170 इज द रेलेवेंट पोर्शन। 170 रेलेवेंट है जी। जितनी कमी आएगी चेंज पोर्शन, ये जितना इजाफा होगा चेंज पोर्शन इज रेलेवेंट। चेंज के बाद वाली फिगर रेलेवेंट नहीं है, चेंज से पहले वाली भी रेलेवेंट नहीं है, चेंज्ड अमाउंट इज रेलेवेंट। ठीक है? तो अगर 2 लाख से 225 पे कराया जाता है और 2 लाख से कम होके 30 रह जाता है तो 170 इज द रेलेवेंट आइटम, रेलेवेंट इनकम। ठीक है? आगे चले। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल का लफ्ज डिफरेंस से निकला है। किससे निकला है? डिफरेंस से निकला है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं चेंज इन एनी कॉस्ट, चेंज इन एनी कॉस्ट या चेंज इन एनी फ्यूचर कॉस्ट या फ्यूचर एक्सपेंस, चेंज इन एनी फ्यूचर एक्सपेंस ड्यू टू डिसीजन। हमारे डिसीजन की वजह से, हमारे डिसीजन की वजह से फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस क्या हो जाए? चेंज हो जाए। चेंज, कोई भी एक्सपेंस क्या हो जाए? चेंज हो जाए डिसीजन की वजह से, तो वो जितना भी चेंज पोर्शन होगा उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहेंगे। अब जो चेंज है वो इंक्रीज वाली साइड पे भी हो सकता है या जो चेंज है वो डिक्रीज की शक्ल में भी हो सकता है। जो मैंने ये चेंज कहा, ये चेंज इंक्रीज की फॉर्म में भी हो सकता है या चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? अगर चेंज इंक्रीज की फॉर्म में होगा तो वो जो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट थी वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहलाएगी। डिफरेंशियल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। और अगर चेंज कमी की तरफ है तो वो जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो अवॉइडेबल भी कहलाएगी। तो एक्चुअली डिफरेंशियल कॉस्ट कोई नई कॉस्ट नहीं है, अमेरिकन और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी का मसला है। ब्रिटिश जो है ना वो इजाफे को इंक्रीमेंटल कहते हैं, कमी को अवॉइडेबल कहते हैं। अमेरिकन कहते हैं ये दो टर्म्स क्यों बता रहे हैं बच्चे को, आप बच्चे को एक ही टर्म बताएं विच इज डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एक ब्रॉड टर्म है जो अपने अंदर इंक्रीमेंटल को भी कवर कर जाती है और अवॉइडेबल को भी कवर करती है। तो अमेरिकन बुक्स में इंक्रीमेंटल अवॉइडेबल कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होता है? जब वो बोलते हैं ना डिफरेंशियल, तो उसका मतलब होता है कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर इंक्रीज होगी तो डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल विल बी सेम, यानी एक ही चीज के दो नाम है। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल अमेरिकन टर्म है बट डेटर, डेटर सुना है कभी अकाउंटिंग में? वो ब्रिटिश टर्म है। इसी तरह क्रेडिटर और अकाउंट्स पेएबल एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम है। कैपिटल भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी कह देते हैं आप उसको। तो एक्चुअली अमेरिकन और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी का फर्क है, लेकिन हमारे आई कैप ने हमें दोनों टर्मिनोलॉजी समझाई है। तो उसने कहा जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी रेलेवेंट होती है, वो रेलेवेंट एक्सपेंस होता है। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट बेनिफिट या इनकम होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है डिसीजन की वजह से कोई भी कॉस्ट चेंज हो जाए। तो मेरा रेंट 2 लाख से बढ़ के 225 आ गया, तो 25,000 का जितना चेंज आया है उस 25,000 को मैं डिफरेंशियल कॉस्ट भी कह सकता हूँ और 25,000 को ही मैं क्या कह सकता हूँ? एक बच्चा लिख देगा 25,000 2 लाख से 225 पे, एक बच्चा लिख देगा 25,000 इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि सर ये इंक्रीमेंटल पोर्शन है।
एक बच्चा कह देगा 25,000 इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये डिफरेंशियल है। दोनों बच्चों का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इज अ ब्रॉड टर्म टू कवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट एज वेल एज अवॉइडेबल कॉस्ट। और आपको पता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो तो रेलेवेंट एक्सपेंस है, और अगर अवॉइडेबल कॉस्ट हो, डिफरेंशियल कॉस्ट यानी अगर कमी है कॉस्ट में, डिफरेंशियल कमी वाली साइड पे है, तो वो फिर रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती, फिर वो रेलेवेंट इनकम है। आखिरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अभी तक मैं तीन बताकर आया हूं रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट आइटम में तीन कॉस्ट बताकर आया हूं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इजाफे को कहते हैं, इजाफा रेलेवेंट है, कमी भी रेलेवेंट है। इजाफा या कमी दोनों में से जो भी हो डिफरेंशियल वो भी रेलेवेंट है। आखिरी अब क्या चीज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होंगी बेटा वो भी ऑलवेज रेलेवेंट होंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फ्यूचर में आपको कोई भी कैश में बेनिफिट मिलना था और डिसीजन की वजह से आपने डेलिबरेटली जानबूझ के वो फ्यूचर का कैश बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज किया है, सैक्रिफाइस किया है, डेलिबरेटली लूज किया है। ऐसा कोई भी फ्यूचर का कैश बेनिफिट जो आपको कैश मिलना है फ्यूचर में और डिसीजन की वजह से आपको वो फ्यूचर कैश बेनिफिट क्या करना पड़ जाए, सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, तो उस बेनिफिट सैक्रिफाइस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो लिखें जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फ्यूचर कैश बेनिफिट, कैश में मिलने वाली कोई भी इनकम, फ्यूचर कैश बेनिफिट फॉरगॉन ड्यू टू डिसीजन, डिसीजन की वजह से, डिसीजन की वजह से हमें फ्यूचर का कोई भी कैश बेनिफिट डेलिबरेटली जानबूझ के, खुद ब खुद नहीं, जानबूझ के हमें कोई ना कोई बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, डिसीजन की वजह से छोड़ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में अगर आपने कहीं ये पढ़ी है तो गलत पढ़ी हुई है, वहां पे सही नहीं पढ़ाते। तो फ्यूचर में मिलने वाला, कैश में मिलने वाला फायदा, वो कैश लाजमी है। इसके एग्जाम्पल लिख लें तीन, फिर आके नमाज पढ़ ले, फिर आके बात करते हैं। तीन एग्जाम्पल लिखने इसकी। एक है रेंटल इनकम फॉरगॉन, इकोनॉमिक्स में जबानी कलामी पढ़ के आते हैं, वहां न्यूमेरिकल शायद नहीं आते। रेंटल इनकम फॉरगॉन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ फॉरगॉन। ये फेमस तीन मिसालें, बाकी कुछ और भी हो सकती है। ड्यू टू डिसीजन वाली बात लाजमी है, वो आप खुद लिखेंगे तीनों के साथ, रेंटल इनकम फॉरगॉन, कंट्रीब्यूशन और स्क्रैप वैल्यू। तो ये तीन फेमस एग्जांपल हैं इसकी, जिनसे आपका बार बार वास्ता पड़ेगा। ठीक है, चले नमाज पढ़ ले फिर आ जाए 5-10 मिनट में, शाबाश। जी, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, जिसकी मैंने तीन एग्जाम्पल दी हैं। पहली रेंटल इनकम फॉरगॉन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन, और तीसरी स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। तीन, रेंटल इनकम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और तीसरी क्या है, स्क्रैप वैल्यू। अब रेंटल इनकम से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी की एक बिल्डिंग है, हमने उस बिल्डिंग को रेंट पे दिया हुआ है, माजी में भी हमें रेंट मिलता रहा है और फ्यूचर में भी रेंट मिलना है उस बिल्डिंग से, अपनी बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, ठीक है।
हमारी कंपनी ने एक बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, नहीं समझ आ रही? उस बिल्डिंग से हमें क्या मिल रहा है? रेंट इनकम मिल रही है। हम किराएदार से कहते हैं कि भाईजान आपका शुक्रिया, आप निकले यहाँ से, हमने इस बिल्डिंग में एक नया प्रोजेक्ट या कोई डिसीजन या कोई काम करना है। वो जो नया काम है वो आपका डिसीजन है, मसलन आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से आप किराएदार की क्या करा देते हैं? छुट्टी कराते हैं। छुट्टी कराने से क्या होगा? जितना भी फ्यूचर के रेंटल्स हैं जो आपको कैश में मिलने थे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये जो फ्यूचर के रेंटल इनकम फॉरगॉन है, ये आपकी नई प्रोजेक्ट की या नई प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ रही है बात? अगर किराएदार पहले ही भाग गया है, किराएदार खुद ही भाग गया है और आपको मजबूर नया किराएदार भी नहीं मिल रहा, और मजबूरी में आप कहते हैं चलो वो बिल्डिंग खाली तो पड़ी हुई है, इसमें अब हम क्या करते हैं? कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। इस केस में अब आपने रेंटल इनकम फॉरगॉन को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे कंसीडर, क्योंकि मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आगे पीछे कर दिया। हमारी नई प्रोडक्ट की वजह से किराएदार नहीं गया, किराएदार के जाने की वजह से हमने वहां पे बिल्डिंग पे प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो असल में आपके डिसीजन की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से अगर आपको कोई भी बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, डिसीजन की वजह से कोई भी इनकम सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, तो वो इनकम सेक्रीफाइस या इनकम लॉस्ट या इनकम फॉरगॉन, वो आपकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मैंने रेंटल इनकम फॉरगॉन की एग्जांपल दे दी है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल क्या है, या स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन समझ ले पहले। आपकी कोई मटेरियल या कोई भी एसेट जो आपने कबाड़िए को बेचना है, बेकार पड़ा हुआ है, आप उसको कबाड़िए को बेचना चाह रहे थे जिससे आपको कोई 30 40 50 हज़ार रुपए का स्क्रैप आ जाना था। आपने उस मटेरियल को या उस मशीन को अपने डिसीजन के लिए यूज कर लेते हैं। कबाड़ करने की बजाय उसको क्या कर लेते हैं? डिसीजन के लिए यूज कर लेते हैं, मटेरियल खास तौर पर। जब आप वो मटेरियल यूज कर लेंगे उसके बाद वो मटेरियल नहीं रहेगा, यूज हो गया प्रोडक्ट बनाने पे या जो भी नया डिसीजन है आपका। इस केस में अब डिसीजन की वजह से जितना भी आपको स्क्रैप मिलना था, वो स्क्रैप वैल्यू के पैसे आपको रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि वो पैसा, वो मटेरियल यूज हो गया। स्क्रैप वैल्यू तो वैसे किसी भी चीज की हो सकती है। तो पहली एग्जांपल क्या है? हमें रेंटल इनकम मिलता है, हम जिस बिल्डिंग से रेंटल इनकम लेते हैं वो बिल्डिंग आप अपने डिसीजन के लिए यूटिलाइज करते हैं, जिस वजह से रेंटल इनकम फॉरगॉन करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी मटेरियल या कोई चीज है जिसकी स्क्रैप है, आप उसको स्क्रैप पर बेच सकते हैं। बेचने की बजाय अगर आप उसको अपने डिसीजन के लिए यूज कर ले, तो आपको स्क्रैप वैल्यू ऑफ योर मटेरियल या जो भी चीज है उसकी स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन करनी पड़ेगी। उसके अलावा दरमियान में एग्जाम्पल क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन। पहली बात है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पढ़ा है कहीं हमने कंट्रीब्यूशन? पढ़ा है कहीं पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन? हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है। तो डिसीजन मेकिंग चलती मार्जिनल कॉस्टिंग से है। कौन सी कॉस्टिंग से? मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें तो कंट्रीब्यूशन आता है। बाद में फिक्स कॉस्ट लेस की जाती है तो प्रॉफिट आता है। तो फिक्स कॉस्ट छोड़ते नहीं, हम लेते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में सीक्वेंस आगे पीछे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पूरी डिसीजन मेकिंग किस पे चलती है? क्योंकि यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से, यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से रेवेन्यू भी कम ज्यादा होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में कम ज्यादा होती है। लेकिन यूनिट्स के कम ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट कम ज्यादा जरूरी नहीं हो, कभी हो भी सकती है कभी नहीं भी। लेकिन अगर मैं कहूँ यूनिट्स 10% बढ़ रहे हैं, यूनिट्स 20% बढ़ रहे हैं, या यूनिट्स 15% कम हो रहे हैं, तो बेटा यूनिट्स कम होने का मतलब है आपका रेवेन्यू भी कम होगा
और वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने डेनमार्क आइसक्रीम वाला क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग में कराया कि जब यूनिट्स चेंज होते हैं ना तो उससे दो चीजें इंपैक्ट होती हैं, रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट नहीं कहा था, क्या इफेक्ट होता है? टोटल भी। मिसाल देता हूं आपको, देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके प्रेजेंटली हम 30 रुपए पर 10,000 यूनिट बनाकर बेचते हैं, इन्वेंट्री कोई नहीं है, सारा ही बेच देते हैं, तो मेरा ख्याल है रेवेन्यू आ जाएगा 3 लाख रुपए। उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए पर यूनिट है। कितने रुपए पर यूनिट है? तो 2 लाख रुपए। कितना कंट्रीब्यूशन हम कमाते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूरा इसका नाम है जी, 1 लाख। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 20% वॉल्यूम कम बेचेंगे, कितने परसेंट वॉल्यूम कम बेचेंगे? बस मैं यही बता रहा हूँ चेंज। तो आप अब देखें आपकी नई फिगर्स क्या होगी। अगर आप 20% कम वॉल्यूम बेचेंगे तो 10,000 में से 20% कम बेचें, अगर 8,000 यूनिट्स बेचेंगे। 240 और वेरिएबल कॉस्ट 160। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80,000। इसका मतलब है वॉल्यूम में कितने परसेंट कमी हुई? तो जिसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे भी आया, वेरिएबल कॉस्ट पे भी आया, तो अल्टीमेटली आप चेक कर लें आपका कंट्रीब्यूशन भी 20% ही कम हुआ है। चेक कर लो चाहे, यानी पहले कंट्रीब्यूशन 1 लाख था, अब 20% कम होने के बाद 20,000 रुपए से कम हुआ है ना। समझ आ रही है बात आपको? तो इसका मतलब है जब भी किसी प्रोडक्ट का सेल यूनिट्स या वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है, तो जितने परसेंट वॉल्यूम कम ज्यादा होता है उसका इंपैक्ट दो चीजों पे आता है। रेवेन्यू भी बढ़ता कम होता है उतने परसेंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम ज्यादा उतनी होती है, जिसका नेट मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन उतने परसेंट बढ़ेगा या कम होगा। अगर मैं कह दूं वॉल्यूम 20% कम होगा तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन भी कितने परसेंट कम होगा? वो कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, और अगर वो आपके नए प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? या आपके डिसीजन की वजह से अगर ये 20% कॉन्ट्रीब्यूशन गिर रहा है, तो बेटा ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन है। क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सैमसंग कंपनी अगर नया कोई मॉडल मोबाइल का लाते हैं तो नया मोबाइल लाने से उनके पुराने मोबाइल्स की सेल पर कमी तो आती है। ऐसा तो नहीं होता कि पुराने मोबाइल्स की भी सेल बढ़ती जा रही है, नए नए तो बुलाए ना। फिर होता यह है कि पुराने मोबाइल्स की सेल बहुत स्पीड से नहीं बढ़ी, तो वो चाह रहे होते हैं कि नया मोबाइल लाके एक और कस्टमर कैप्चर किए जाएं, जिसके नतीजे में होता क्या है, डेफिनेटली नए लोग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिन्होंने पहले पुराना मॉडल लेना था, अब वो कौन सा मॉडल लेंगे? जिससे एग्जिस्टिंग मॉडल्स की सेल, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सेल में कमी आ जाती है। तो नए प्रोडक्ट की या नए डिसीजन की वजह से अगर किसी भी एग्जिस्टिंग काम, एग्जिस्टिंग फायदे, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन में कमी आ जाए, तो जितनी कमी आएगी, जितनी रिडक्शन आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉरगॉन। इज इट क्लियर? पेपर में सिर्फ उसने इतना कहना है कि ये जो आप नया काम डिसीजन करने जा रहे हैं, इससे आपका फला जगह पे वॉल्यूम 10% कम बिकेगा, बस इतना लिखना है उसने। जब उसने ये कह दिया कि फला किसी और प्रोडक्ट किसी और जगह पे किसी और एरिया का
इतने % वॉल्यूम कम बिकेगा, तो आप समझ जाए जब वॉल्यूम कम बिकेगा तो कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। तो जितना कंट्रीब्यूशन कम होगा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इज इट क्लियर? ले जी, ये मुकम्मल हो गया इसका कि हमारी रेलेवेंट कॉस्ट की चार्ट हो जाए। अवॉइडेबल डिसीजन की वजह से कॉस्ट में कमी हो जाए। डिफरेंशियल इजाफा या कमी दोनों को कवर करता है। डिसीजन की वजह से फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट जो कि कैश में मिलता है आपको या चेक के जरिए मिलता है, ऐसा कोई भी बेनिफिट जो इन टर्म्स ऑफ कैश है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, वो आपकी वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या फर्क है। डिफरेंशियल कॉस्ट में तो कोई फायदे की बात ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो फायदे की बात है। डिफरेंशियल कॉस्ट में खर्चा बढ़ रहा है या खर्चा, और वहां पे फायदा कम हो रहा है, एक में इनकम कम हो रही है, वो इनकम की कमी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, या इनकम हाथ से जाया जा रही है। उसमें इनकम का तो जिक्र ही कोई नहीं है डिफरेंशियल कॉस्ट में। इनकम कम ज्यादा नहीं हो रही, एक्सपेंस कम ज्यादा हो रहा है डिफरेंशियल में। इधर इनकम कम हो रही है भाई, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चले तो इधर जो इररेलेवेंट कॉस्ट है उसकी भी 4 टाइप्स हैं। इररेलेवेंट कॉस्ट की भी कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अनएवॉइडेबल कॉस्ट, और आखिरी नोशनल कॉस्ट। जी बेटा, 4 तरह की कॉस्ट होती हैं, संक, कमिटेड, अनएवॉइडेबल, और चौथी कौन सी होती है? नोशनल। संक, कमिटेड, अनएवॉइडेबल और नोशनल। संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, अनएवॉइडेबल कॉस्ट, और चौथी कौन सी है? हाँ जी, संक कॉस्ट। संक का मतलब होता है डूबे हुए पैसे, डूबे हुए खर्चा। तो कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो एनी कॉस्ट इनकर्ड एंड पेड इन पास्ट। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने कैश में पे किया है, डिसीजन की वजह से ही पे किया है, लेकिन दिया पास्ट में है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसमें खूबी मिस हो गई है, फ्यूचर वाली खूबी। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो पास्ट में पे किया है, कैश में पे किया है, चाहे डिसीजन की वजह से ही पे किया है, वो खर्चा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऐसी कोई कॉस्ट जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड एक्सपेंसेस, चाहे वो डिसीजन से रिलेटेड हो चाहे डिसीजन की वजह से ना हो, सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो पास्ट में दे चुके हैं ना कंपनी, इदारा, वो इदारे इदारे के कौन से एक्सपेंस हैं? संक कॉस्ट है, वो वापस नहीं आने पैसे। मसलन आप एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फैसला कर रहे हैं कि हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करें, या आपने उसके लिए 6 माह पहले सर्वे टीम रखी थी जिसने जाके मार्केट रिसर्च की, और मार्केट रिसर्च करके उसने आपको ये बताया कि आपके हर महीने 10,000 यूनिट बिक सकते हैं, डिमांड है, पोटेंशियल है। उस कंपनी को आपने 2 लाख रुपए दे के ये इंफॉर्मेशन उससे इकट्ठी कराई कि हमारे हर महीने कितने यूनिट बन के बिक सकते हैं। तो वो कंपनी पैसे लेके 2 लाख अपनी चली गई है, और हमारे हाथ क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई है? हर महीने, अब आल्दो ये इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, नई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि वो पैसे माजी में आप दे चुके हैं तो वो पैसे आपके काबिले वापसी नहीं है, और सर्विस आप ले चुके हैं, इसीलिए चाहे वो इस नए प्रोडक्ट के लिए क्यों ना हो,
अकाउंटिंग के तहत तो वो चलेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हम उसको रेलेवेंट कॉस्ट काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद कमिटेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसकी लीगल एग्रीमेंट तो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसकी पेमेंट फ्यूचर में होनी है ना, ठीक है। तो एनी कॉस्ट with legal agreement in the past but payment in future। लीगल एग्रीमेंट कब हुआ है? वो माजी में हुआ है, लेकिन जो कैश पे होगा वो आपने फ्यूचर में प्रॉमिस किया हुआ है। ऐसी कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट है, और कमिटेड कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती, इसको प्रॉमिस्ड कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिटेड कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट हैं जिनका लीगल एग्रीमेंट कब हुआ था? पास्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, ओ सॉरी, हमारे डिसीजन की वजह से नहीं हुआ, किसी और वजह से हुआ था एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप उस लीगल एग्रीमेंट की पाबंदी की वजह से वो कॉस्ट पे किए जा रहे हैं, फ्यूचर में भी करनी है आपने। मिसाल के तौर पर हमने एक बिल्डिंग 10 साल के लिए किराए पे ली। कितने साल के लिए? 3 साल का किराया हम दे चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो बिल्डिंग का कोई खातिर ख्वाह इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। कितने साल गुजर चुके हैं और 3 साल का किराया भी आप दे चुके हैं। वैसे टोटल एग्रीमेंट कितने साल का है? अब वो जो 3 साल का किराया आप दे चुके हैं वो संक कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? और अगले 7 साल का जो किराया आपने देना है वो अंडर द एग्रीमेंट बाइंडिंग देना है, क्योंकि ली कितने साल के लिए है। वो जो अगले 7 साल का किराया आपने देना है वो आपकी कमिटेड कॉस्ट है। वो आपकी कौन सी कॉस्ट है? अब आपकी वो बिल्डिंग का कोई खातिर ख्वाह इस्तेमाल नहीं था, तो आपने कहा यार देना तो है 7 साल का किराया, क्यों ना इस बिल्डिंग के अंदर कोई नई प्रोडक्ट ही बना के बेचना शुरू कर दें। तो अब आपके जहन में जो डिसीजन प्रपोजल है वो क्या है कि हम बिल्डिंग में नई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बिल्डिंग का किराया आपको देना ही देना है। क्यों देना है फ्यूचर का किराया? क्योंकि आपने एग्रीमेंट जो 10 साल का किया हुआ था। समझ आई बात आपको? और अगर एग्रीमेंट रिवर्सेबल ना हो तब, रिवर्सेबल हो फिर तो गाली मुक जाती है ना। ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसको आप कैंसल आउट नहीं कर सकते, और आपने उस एग्रीमेंट की बाइंडिंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए आपको वो फ्यूचर में पेमेंट करना लाजमी है। तो ऐसी तमाम बाइंडिंग के तहत जो पेमेंट्स है, ये एग्रीमेंटल पेमेंट्स हैं, वो आपकी फ्यूचर में आपको करनी पड़ेंगी, और उनको क्या कहा जाएगा? कमिटेड। ये फ्यूचर में भी करनी पड़ेगी, कैश में करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो खूबी मिस हो रही है ना, वो वाली मिस हो रही है ड्यू टू डिसीजन। कौन सी खूबी मिस हो रही है? अगर मैं आपको कहानी ये कह दूं कि नहीं आपने बिल्डिंग जो 3 साल पहले ली थी वो वापस दे दी, अब आप वापस चली गई, वापस खत छोड़ दी हुई है, अब आप अपने स्पेशल नई प्रोडक्ट के लिए दोबारा एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके तहत आप नई बिल्डिंग किराए पे लेंगे, तो वो जो वो एग्रीमेंट है ना, जो नया लेंगे या नया करेंगे की वजह से करेंगे, वो रेलेवेंट होगा। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग किराए की चलती आ रही है, 10 साल के लिए किराए पे ली थी, तो उसके पिछले 3 साल का किराया भी रेलेवेंट नहीं है, और अगले 7 साल का किराया भी रेलेवेंट। पिछले 3 साल का किराया कहलाएगा संक, क्योंकि वो पे हो चुका है, और अगले 7 साल का किराया क्या है? कमिटेड कॉस्ट है। इज इट क्लियर? अच्छा, अनएवॉइडेबल कॉस्ट क्या होगी? एवॉइडेबल का ऑपोजिट दसो जी। एवॉइडेबल का ऑपोजिट है एवॉइडेबल का ऑपोजिट है ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से कम हो जाए या सेव हो जाए, वो एवॉइडेबल थी। एवॉइडेबल थी ना, जो डिसीजन की वजह से सेव हो जाए। और अगर कॉस्ट, ये उल्ट लिखा है मैंने, कांट भी,
कैन नॉट मतलब मुराद है ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से ना कम हो, आप करना भी चाहे सेव तो ना हो। समझ आ रही है? ऐसी कोई भी कॉस्ट जो आपके डिसीजन की वजह से सेव ना हो, ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अनअवॉइडेबल। ना ये बेनिफिट है रेलेवेंट, ना ये रेलेवेंट इनकम एंड एक्सपेंस, कुछ नहीं है, इग्नोर करना है, मतलब नोट देके। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बंद कर रहे हैं, बना के बेचना बंद कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 150 एम्प्लॉइज थे और 6 मैनेजर थे। कितने एम्प्लॉइज थे? 150 एम्प्लॉइज, 6 मैनेजर। हम ये डिसाइड करते हैं कि जनाब वो 150 के 150 एम्प्लॉय प्रोडक्ट बंद करेंगे तो फारिग कर देंगे, और 6 में से 4 मैनेजर उड़ा देंगे, उनकी भी छुट्टी करा देंगे। 2 मैनेजर को नहीं करेंगे, वो बड़े तजुर्बाकार है, बड़े लॉयल है, बड़े पुराने हैं, वो बाद में देखेंगे कहाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी छुट्टी। अब जब आप प्रोडक्ट बंद करेंगे, ये डिसीजन आप लेंगे कि हमने प्रोडक्ट बंद करनी है, तो उससे जो 150 एम्प्लॉइज की छुट्टी कराएंगे वो सैलरी बचेगी, और 4 मैनेजर की भी सैलरी बचेगी। वो जो बच गए पैसे वो है अवॉइडेबल कॉस्ट। वो कौन सी है? और जो 2 मैनेजर आप रखे बैठे हैं, इन्हें की छुट्टी नहीं करानी, उनकी सैलरियां तो देनी पड़ेंगी ना, वो तो नहीं छूटेंगी, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। समझ आ रही है? तो बाज दफा कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनसे आपकी कॉस्ट ना बढ़ती है ना कम होती है, बल्कि कम होने वाली कॉस्ट में से भी शायद कुछ कॉस्ट कम ना हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोल देते हैं? अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अगर 150 एम्प्लॉइज और 6 मैनेजर सारे ही हम फारिग कर दें तो उन सब की कॉस्ट सेव हो जाएगी, वो अवॉइडेबल है। और किसी एक को भी फारिग ना करें, कोर्ट में चले जाएंगे, फाइनल में छुट्टी नहीं करानी, आहिस्ता आहिस्ता कटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एकदम 150 लोगों को फारिग करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, हाल अल्लाह पै जानी है अखबार में। तो इसीलिए 150 एम्प्लॉयज और 6 मैनेजर को हम फारिग नहीं करेंगे, जिसका मतलब है आप सारे एम्प्लॉयज की जो पे है आपको देनी पड़नी है मुस्तकबिल में, चाहे आप प्रोडक्ट बंद भी कर दें। समझ आ रही है? फिर वो तमाम एम्प्लॉयज की पे क्या बन जाएगी? अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जो आप सेव करना भी चाहें तो सेव नहीं हो पा रही, नहीं हो सकती डिसीजन की वजह से। ठीक है। तो एनी कॉस्ट दैट कैन बी सेव ड्यू टू डिसीजन इज अवॉइडेबल, आल्सो रेलेवेंट। एनी कॉस्ट दैट इज नॉट सेव ड्यू टू डिसीजन, वो अन। हाँ जी। उसके बाद आखिरी कॉस्ट है नोशनल कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए ली जाए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ली जाए, ट्रू अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ली जाए, अकाउंटेंट ले, वो कहे जी मैं सही से सही प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूं, तो ऐसी तमाम कॉस्ट जो अकाउंटिंग मकासद के लिए ली जाए, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो, या आपका प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर एक लफ्ज होता है अकाउंट ऑडिट में, होता है पता नहीं किस में होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या लफ्ज होता है? ट्रू एंड, ये वैसे अकाउंटिंग में नहीं होता, ऑडिट में होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू आपका प्रेजेंट होता है, व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा कोई भी ऐसी इनकम और एक्सपेंस जो इस मकसद के लिए ली जाए जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट करें? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, ऐसे तमाम इनकम और एक्सपेंसेस इररेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर तमाम रीवैल्यूएशन के जो लॉसेस आप बुक करते हैं रीवैल्यूएशन पे, या रीवैल्यूएशन के गेन, सुना है ये रीवैल्यूएशन का लफ्ज? फारिग है। तमाम, हम नहीं मानते डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकर, अब आप अकाउंटेंट नहीं है, अब आपके दिमाग में होना चाहिए यू आर डिसीजन मेकर। तो अब आपने जो आपके दिमाग में पक्की अकाउंटिंग घुस चुकी है ना, आपने उस मोड से थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर निकाल लेना है जब आप ये सवाल कर रहे हो। अब आप अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट तो मार्केट सर्वे जो पहले हुआ होगा वो भी खर्चा रिकॉर्ड करता है, उसको अपनी कैलकुलेशन में काउंट करता है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं करता। वो कहता है इसको छवा दफा करो,
जो माजी में गुजर गया वो खर्चा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोशनल कॉस्ट में तमाम प्रोविजंस आ जाएंगी आपकी, वो जो आपकी फ्यूचर वारंटी हो या कोर्ट में कोई केस चल रहा हो उसकी प्रोविजन आप लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, तो तमाम प्रोविजंस रेलेवेंट, इम्पेयरमेंट लॉसेस, amortizations, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। नए एसेट का खास रूल है, पुराने एसेट्स की नहीं लेनी, नया जो नया ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, नए का रूल अलग है, पुराने एसेट्स की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। नए की बात और है, क्योंकि नया आप ताज़ा ताज़ा अभी पैसे दे के ले रहे हैं, डिसीजन के लिए ले रहे हैं, उसको खास है। पुराने किसी एसेट की डेप्रिसिएशन हमने काउंट नहीं करनी, ना रीवैल्यूएशन काउंट करनी है, ना अमोर्टाइजेशन काउंट करनी है, ना इम्पेयरमेंट काउंट करनी है। और जो जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी का कोई कंपैरिजन करके, पता नहीं आप कोई डिफरेंस रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, जो ये सब करते हैं तमाम चीजें विल बी कंसिडर्ड एज नोशनल का वैसे लफ्जी मतलब होता है एज्यूम्ड, एज्यूम अकाउंट खर्चा, अंदाजे से लिखना, हालांकि वो खर्चा कहीं दे नहीं रहे लेकिन वो अंदाजे से लिखा जाता है, ठीक है। तो 4 कॉस्ट मैंने बताई हैं जी। भाईजान बताइएगा जरा आप कौन कौन सी बताई हैं साहब। नहीं नहीं, वो साहब बैठे हैं पीछे सो रहे हैं जी। क्या होती है नोशनल कॉस्ट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाने के लिए जो कॉस्ट एज्यूम की जाए कि ये मुझे एक्सपेंस आउट करनी है या इसको मैंने कैपिटलाइज करना है, या जो कैपिटलाइज होनी भी थी उसको भी क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, या जो भी इस तरह के, या वो को खर्चा था भी नहीं और आपने पता नहीं को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉर्मूला लगा के एक्सपेंस लिख दिया है। तो ऐसा कोई एक्सपेंस का फॉर्मूला हमने हमने लिखना है तो पूरा एक्सपेंस जो कैश में देना है वो लिखना है, या 1 टके का एक्सपेंस नहीं लिखना। समझ आ रही है? हर वो एक्सपेंस जो हमारे इस रूल को पूरा करेगा वो लिखना है, फ्यूचर का हो, कैश में पे होता हो। कैश का मतलब ये हाथ से कैश दे दें या चेक दे दें, कबूल है, चेक को भी कैश ही समझा जाता है। और किसकी वजह से देना पड़े? डिसीजन की वजह से, बस, बाकी सब इररेलेवेंट। जैसे टैक्स में होता है कि लिमिटेड चीजें एग्जेम्प्ट होती हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे टॉपिक में रेलेवेंट आइटम लिमिटेड है, बाकी सब इररेलेवेंट। इसीलिए मैं रेलेवेंट बताऊंगा, और अगर मेरे बताए हुए रूल्स में या इस क्राइटेरिया पे रेलेवेंट नहीं बन रही कोई चीज, तो आपने उसको क्या बनाना है फिर, इररेलेवेंट। चले बस आज इतना ही। नोट्स के पेज नंबर 188 189 अगर है किसी के पास नोट्स तो हमने वो पढ़ दिखाना, जरा मैं बता दूं, आप वो पेजेस जाके पढ़ें। इस टॉपिक में आपने शुरू शुरू में जाके घर में पेजेस रीड करने लाजमी है। तो जो मैंने आज सारा बताया है ये नोट्स में लिखा हुआ है, पेज नंबर 188 189 और 190 के मिडल तक, और 190 के सेंटर तक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से पहले पहले जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से पहले पहले, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इसमें आगे 2 चीजें पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह से आता है, कितनी तरह से आता है, और डिटेल्ड रूल कल पढ़ेंगे। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो आपको नोट्स में तरतीब से चीजें मिल जाएंगी। अभी तो ये फ्लो चार्ट मैंने समझाने के लिए, याद रखवाने के लिए इस तरह बनवाया, और इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताऊं या ना बताऊं, मैं जो पेज पढ़ा दूंगा कल उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करके आनी है। एग्जाम्पल के सोल्यूशन में बड़ी ज्यादा इंग्लिश मैंने लिखी हुई है, तो वो इंग्लिश उन लोगों के लिए लिखी हुई है जो घर में खुद पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सारे इंग्लिश लिखना जरूरी, आपने इंग्लिश तब लिखनी है जब वो मांगे, और लिखनी है 1 लाइन। मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ आ रही है कि कोई बच्चा खुद भी पढ़े बाद में तो उसको ये याद, अभी आपने हफ्ते बाद भूल जाना है ना सब कुछ, तो बाद में आपको नोट्स से ही पता चलना है। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी, किसी ने कोई क्वेश्चन जी पूछे पूछे। कमिटेड ग्रोथ एंड इंक्रीमेंटल ग्रोथ में क्या डिफरेंस होगा? आपने कमिटेड में बताया कि हमने 10 साल के लिए बिल्डिंग ली थी, 3 साल के बाद हमने वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, जिसकी वजह से 4 साल का उसको हमें पे करना पड़ता है उसका ना। नहीं, मैंने नहीं कहा बंद कर दी, वो बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल ही नहीं था खातिर खा। हो गया ठीक है, लेकिन हमने 3 साल पहले डिसीजन ली कि 10 साल के लिए ली है ना, तो बेसिकली नहीं जरूरी, हाँ ठीक है, सही है। तो फिर इंक्रीमेंटल में आएगा वो। कौन सा इंक्रीमेंटल? ये है कि अभी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, माजी में कोई डिसीजन नहीं लिया। और ये कमिटेड का डिसीजन आपने माजी में कभी लिया था, पता नहीं किसके लिए लिया था, वो डिसीजन हमें नहीं पता होगा, आज का डिसीजन पता है। ओके, अल्लाह हाफिज।